student, in this video we are going to understand about all the fact related to pedigree analysis. So student, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पॉसिबल है कि आता ही है और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में तो ज़रूर आता है. तो पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड फर्स्ट फैक्ट अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस. सो हियर व्हेन आई इंट्रोड्यूस अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस, सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर स्टडिंग ह्यूमन इनहेरिटेड डिजीजेस. मतलब पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि आपको नॉर्मल बुखार हुआ और आप निकालने बैठ गए पेडिग्री एनालिसिस को कि मुझे बुखार हुआ है, क्या मेरे पेरेंट को हुआ था, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स को हुआ है, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, वी ऑलवेज यूज पेडिग्री एनालिसिस व्हेन अ जेनेटिक डिजीज इज अकर. तो ऐसी डिजीज जो कि इनहेरिटेड हो, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, उन डिजीज को एनालाइज करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं. Next fact here, these diagram make it easier to visualize relationship within families, particular large extended family. ये पेडिग्री एनालिसिस के जो हम चार्ट बनाते हैं या जो भी डायग्राम मेक करते हैं, वो रिलेशनशिप को, मतलब पेरेंट्स की ऑफ स्प्रिंग से रिलेशनशिप या जो भी जनरेशन टू जनरेशन हम रिलेशनशिप को देखते हैं, वो बहुत ईजियर वे में एक्सप्लेन करता है. और लार्ज जो फैमिलीज होती हैं उनमें तो और भी अच्छे से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, पेडिग्री आर ऑफन यूज टू डिटरमाइन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस. पेडिग्री एनालिसिस के हेल्प से आप ये समझ सकते हो कि जो भी ये इनहेरिटेड हो रही है डिजीज, ये डोमिनेंट है या ये रिसेसिव है. और ऐसी जेनेटिक डिजीजेस को आप बहुत ही आसानी से एनालाइज कर पाते हो पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से. देन उसके बाद अब आपके माइंड में आएगा कि कैसे लोगों को पेडिग्री एनालिसिस को कराना चाहिए या जानना चाहिए. सो इंडिविजुअल में विश टू बी टेस्टेड इफ, अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस आपको दिखती हैं तो, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, देयर इज अ फैमिली हिस्टोरी ऑफ वन स्पेसिफिक डिजीज. आप एक फैमिली हिस्टोरी देखते हो तो आपको कोई स्पेसिफिक डिजीज दिखती है कि भाई ये तो हमारे ग्रैंडफादर को भी थी, हमारे फादर को भी थी और अब मेरी जनरेशन में भी है. तो इसका मतलब कि हाँ बिल्कुल आपको उसमें पेडिग्री एनालिसिस को ज़रूर करना चाहिए. नेक्स्ट वन यहाँ पर, दे शो सिम्टम्स ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर. और अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है ना, नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, वो एक्वायर्ड नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में देन उसके बाद दे आर कंसर्न्ड अबाउट पासिंग ऑन अ जेनेटिक प्रॉब्लम टू देयर चिल्ड्रन. अगर आपको लगता है कि हाँ कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मुझे वो चिल्ड्रंस में ना ट्रांसफर हो, इसलिए पेडिग्री एनालिसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट फन फैक्ट, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं जो मुझे आपको अंडरस्टैंड करानी है. सो लेट्स फोकस ऑन द कैटेगरीज ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. ओके, सो हियर माय स्टूडेंट, देखिए पेडिग्री एनालिसिस में 4 कैटेगरीज होती हैं. वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो देखिए, जो भी चीज़ें इनहेरिटेड होती हैं, अभी तक हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या वेरिएशन चैप्टर में यही सारे लॉजिक पढ़े हैं कि जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ अ क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए. अब आगे जाओगे तो डीएनए और जीन आएगा, बट अगर हम एक लार्ज चीज़ की बात करें तो हम क्रोमोसोम ही बोलते हैं. तो सिंपल सी बात है यहाँ पर. अब वो क्रोमोसोम कौन से हैं? तो आप जानते हैं अगर ह्यूमन्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 44 क्रोमोसोम उनमें से कैसे होता है? ऑटोसोम होता है ना. और 2 क्रोमोसोम जो बचे वो कैसे होते हैं? वो होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम होता है. तो अब जो भी डिसऑर्डर ट्रांसफर होगा, या तो वो ऑटोसोम्स के थ्रू होगा या फिर वो किसके थ्रू होगा? सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू होगा. तो जो डिसऑर्डर ऑटोसोम्स के थ्रू जा रहा है, ठीक है, उसे हम ऑटोसोमल बोलेंगे, डिसऑर्डर बोलेंगे. और जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू जा रहा है उसे हम सेक्स लिंक्ड बोलेंगे. ठीक है, ये समझ गए आप ऑटोसोमल और सेक्स लिंक का मतलब. अब ये समझिए कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है और ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है. लेट्स फोकस ऑन द ऑटोसोमल डोमिनेंट. अब मैं अगर आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट यहाँ पर अंडरस्टैंड कराऊँ तो मैं बोलूँगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब होता है, डोमिनेंट का मतलब हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट का मतलब बोलते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो. ठीक है, जैसे 2 पेरेंट्स हैं और 2 पेरेंट्स में जिसके कैरेक्टर आपको उनकी प्रोजेनी में ज़्यादा दिखते हैं, बोलते हैं कि भाई इनके फादर साहब डोमिनेंट थे, इसी वजह से को ये पापा जैसे दिख रहे हैं या अपने मदर जैसे दिख रहे हैं क्योंकि इनके मदर डोमिनेंट हैं. तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये है कि है तो वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी है ज़्यादा, प्रोजेनीज में दिख रहे हैं वो कैरेक्टर. और वो जो भी डिसीज है वो स्किपिंग नहीं करता,
स्किपिंग का मतलब कि हर एक जनरेशन से, पेरेंट्स है उनकी फर्स्ट जनरेशन में भी आपको वो डिसीज दिखेगी और फर्स्ट जनरेशन से आपको उनको सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज दिखेगी। मतलब वहाँ स्किपिंग जैसा कुछ नहीं प्रेजेंट होगा कि पहली जनरेशन में तो है डिसऑर्डर, दूसरी में नहीं है, अब तीसरी में है, फिर तीसरी में है तो चौथी में नहीं है, पांचवी में है, गैप नहीं प्रेजेंट होगा। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन यहाँ पर हम ऑटोसोमल रिसेसिव किसे बोलते हैं? सो ऑटोसोमल रिसेसिव हम बोलते हैं जब स्किपिंग प्रेजेंट होगी। मतलब कि यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या प्रॉब्लम आ रही कि यहाँ पर पेरेंट्स को प्रॉब्लम है बट उनके ऑफस्प्रिंग में नहीं है, चिल्ड्रंस में नहीं है, अब उनके चिल्ड्रंस को हो गई, तो मतलब एक जनरेशन में यहाँ क्या हो गया? गैप हो गया। इट मीन्स ये कैसी प्रॉब्लम हो गई? ये हो गई आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव। अभी मैं एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाऊंगा। देन सेक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? सेक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब एक तो पहली बात ये सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, जैसे कि हम बोलते हैं मेल्स में प्रेजेंट होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम, फीमेल्स में प्रेजेंट होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पर अगर एक्स क्रोमोसोम में या वाई क्रोमोसोम में डिसऑर्डर प्रेजेंट है और वो इनकी हेल्प से इनहेरिटेड होता है तो इसे हम सेक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पर अगर फीमेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल में एक्स और एक्स पे कोई प्रेजेंट है डिजीज और वो इन क्रोमोसोम्स की हेल्प से इनहेरिटेड हो रही तो उसे हम सेक्स लिंक बोलेंगे। ठीक है, फीमेल्स के थ्रू। अब यहाँ पर अगली बात समझते हैं कि आखिर यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या है। तो सेम जो मैंने अभी बात आपको बताई कि सेक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब जब स्किपिंग नहीं प्रेजेंट होगी हर एक जनरेशन में, पेरेंट्स में भी, उनकी प्रोजेनीज में भी, और जितनी भी जनरेशन उनमें आएंगी हर में आपको डिजीज दिखेगी। इट मीन्स उसका मतलब होगा सेक्स लिंक डोमिनेंट। और अगर किसी भी जनरेशन में गैप हो गया है ना, फ्रिक्वेंसी बहुत कम है डिजीज़ की, तो इसका मतलब वो कैसी है? सेक्स लिंक रिसेसिव है। अब चलिए मैं इसे आपको समझाता हूँ कि अब आप ऑटोसोमल और सेक्स लिंक कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि डोमिनेंट है या रिसेसिव। चलिए डोमिनेंट और रिसेसिव भी बताता हूँ। सर स्टूडेंट, एक ऐसे ही पेडिग्री मैं फॉर्म करता हूँ अपनी ब्लैंक स्लाइड पे और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप भी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक मदर हैं और ये फादर हैं। सिंबल्स तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो शेयर कर चुका हूँ दो इनसे रिलेटेड। अब उनकी ये जनरेशन है। ठीक है, एक बेटी है, एक बेटा है, फिर एक बेटी है और फिर एक बेटा है। ठीक है, अब उसके बाद बेटी की शादी हुई और ये उनके हस्बैंड हैं और ये उनका चाइल्ड। ठीक है, एक उनकी भी बेटी है और एक और बेटी है। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ? मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर समझोगे कि डोमिनेंट या रिसेसिव ट्रेट कैसे समझोगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस डॉटर अफेक्टेड है। ठीक है, मैंने बोला था ना कि अगर आप कलरफुल कर रहे हो तो इसका मतलब वो अफेक्टेड है। फिर इनका ये सन भी अफेक्टेड है। ठीक है, और अब मैंने बोला कि अब ये डिसऑर्डर आपको पहचानना है कि ये है कौन सा डिसऑर्डर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम दे दी गई, ये पेडिग्री चार्ट दे दिया गया। अब आपने कहा सर ये पेरेंट्स हैं, ये फर्स्ट जनरेशन है और ये है सेकंड जनरेशन, लेकिन पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, बट इनके जो चिल्ड्रंस हैं वो अफेक्टेड हैं। ठीक, तो जब पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है मतलब एक जनरेशन, एक पेरेंट्स आपको अफेक्टेड नहीं दिख रहा है, मतलब ये अनअफेक्टेड सिचुएशन है और ये अफेक्टेड। तो मैंने क्या बोला, डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स भी यहाँ पे अफेक्टेड होने चाहिए थे, और अगर पेरेंट्स नहीं अफेक्टेड, या फिर मान लो यहाँ पर कि पेरेंट्स अफेक्टेड थे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर अफेक्टेड कर देता हूँ, ठीक है, रेड कलर से। अब पेरेंट्स यहाँ अफेक्टेड थे बट इनके एक जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पेरेंट्स भी अफेक्टेड है, फर्स्ट जनरेशन भी अफेक्टेड है, बट ये जो सेकंड जनरेशन है इसमें कोई अफेक्टेड नहीं है। तो ये कैसी होती हमारी पेडिग्री? ये हमारी रिसेसिव ही होती। लेकिन अब अगर यहाँ पर मैं नेक्स्ट कंडीशन बोलता, नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये तो हो गया रिसेसिव। इतना समझ गए आप। अब रिसेसिव के बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ डोमिनेंट हम कब बोलते हैं। अब यही सेम पेडिग्री है। अब इसी पेडिग्री में मैंने बोला आपको कि देखें यहाँ पर ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है। तो यहाँ पर आपने देखा तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा? आपने कहा सर हमको ये देखने को मिल रहा कि पेरेंट्स भी अफेक्टेड है, फर्स्ट जनरेशन भी अफेक्टेड है और सेकंड जनरेशन भी। तो ये कैसा ट्रेट हुआ? ये हुआ आपका डोमिनेंट। तो डोमिनेंट रिसेसिव क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ आप सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले पहला आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड समझाने का।
क्रिस क्रॉस पैटर्न। अब ये क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है? ठीक है, क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है? तुरंत आपके माइंड में क्वेश्चन आया तो समझिएगा क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब क्या होता है। देखिए, पापा के लिए इम्पोर्टेंट कौन होता है? पापा के लिए इम्पोर्टेंट उनकी बेटियां होती हैं, है ना। बेटों को प्यार नहीं करते वो, है ना। अभी जो है अच्छा खासा बवाल हो जाएगा अगर ये बात आपके पेरेंट्स ने सुन लिया ना, या आप ही लोग बवाल करोगे, नहीं मेरे पापा तो बहुत प्यार करते हैं हमसे। चलिए, तो ये XY है फादर के लिए, और ये X और X है मदर। माँ किसको ज़्यादा प्यार करती हैं? अपने बेटों को ज़्यादा प्यार करती हैं, है ना। तो लड़ाई हो जाएगी, बट सही कह रहा हूँ, माँ के लिए उनके बेटे लाडले होते हैं और फादर के लिए उनकी बेटियाँ परी होती हैं। तो जो फादर का X क्रोमोसोम है ये किसका सेक्स डिटरमाइन करेगा? ये डॉटर का करेगा, ठीक है। एक क्रोमोसोम आप जानते हैं मदर से मिलेगा और दूसरा क्रोमोसोम मिलेगा फादर से। तो अगर फादर बच्चा होगा पेडिग्री में अफेक्टेड, तो सिंपल सी बात है उसकी डॉटर भी अफेक्टेड होगी ही होगी, ठीक है। अगर एक्स लिंक डिसऑर्डर है और फादर अफेक्टेड है तो 100% चांसेस हैं यहाँ पर कि उनकी डॉटर भी अफेक्टेड होगी। इतना समझ गए आप? ये हुआ एक पैटर्न। अब दूसरा पैटर्न समझिए। यहाँ पर दूसरा पैटर्न मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, जो मेल चाइल्ड है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो सन चाइल्ड को मिलेगा ही मिलेगा उसके फादर से, लेकिन जो उसको दूसरा एक एक्स क्रोमोसोम मिलने वाला है वो कौन देगा? मदर देंगी। तो इसीलिए माँ के लाडले कौन है? बेटे। तो अगर माँ अफेक्टेड है बच्चा, तो माँ अफेक्टेड है तो सिंपल सी बात है उसका सन चाइल्ड भी अफेक्टेड होगा ही होगा, ठीक है। और अगर ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मदर से उनके सन में और फादर से उनके डॉटर में, ये पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। और अगर ऐसा पैटर्न आपको किसी पेडिग्री चार्ट में देखने को मिलता है तो इसे हम बोलते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर। अब वो डोमिनेंट या रिसेसिव कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा पैटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो सिंपल सी बात है वो हो जाएगा डिसऑर्डर हमारा ऑटोसोमल। क्यों हो जाएगा ऑटोसोमल? क्योंकि ऑटोसोमल प्रॉब्लम में बच्चा क्या होगा कि ऑटोसोमल प्रॉब्लम में फादर से, ठीक है ध्यान से समझिएगा, फादर से जो भी प्रॉब्लम या डिसीज ट्रांसफ़र होगी वो उनके सन में भी हो सकती है और डॉटर में भी हो सकती है, कंडीशन नहीं है यहाँ पे। और मदर में भी सेम ऐसा ही होगा, मदर सन में भी और डॉटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिसऑर्डर को। तो सिंपल सी बात है ये हो जाएगी आपकी ऑटोसोमल। लेकिन अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका सेक्स लिंक डिसऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपके लिए पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड इतने ही फैक्ट पे बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और मेड करूँगा पेडिग्री एनालिसिस में, जिसमें स्लाइड्स के हेल्प से आपको समझाऊंगा। वैसे इतना सफिशिएंट है, आप पेडिग्री प्रॉब्लम्स देखिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए जैसे मैंने बताया है। नहीं सॉल्व होता है तो मैं सेकेंड वीडियो भी फॉर्म करूँगा। ये वीडियो इस वीडियो में इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, लेंदी हो जाता है, देन आपकी कंप्लेंट्स कि लेंदी वीडियो हम वॉच नहीं करेंगे और है ना बोरिंग लगता है। तो ऐसी सिचुएशन की वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पेडिग्री एनालिसिस की डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। 4 कैटेगरीज जो हैं उनको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ सम स्लाइड। इस वीडियो में इतना ही। इतने के बेस पे आप पेडिग्री सॉल्व करने की कोशिश करिए, 100% गारंटी है कि आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और नहीं सॉल्व कर पाओगे फिर हम करेंगे ना अपना बायो न्यूमेरिकल बायो क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू।